Now moving toward lecture number 3, that is taken from chapter number 2, and the topics are multiplication of vector and resolution of vector. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.4 की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन देखनी है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर को किस तरह हम प्लेन में और स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ तक देखा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं वेक्टर्स की। तो हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2.4 जो सा टॉपिक है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि हमारे पास ये बाय स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने आगे डिस्कस ये भी करना है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तब क्या इफेक्ट होता है। तो वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम उस चीज़ में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सा आज का हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर कोई भी क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, कोई भी आपके पास नंबर, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन करूं मैं वेक्टर की तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इफ़ के, अगर के जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ए इज़ अ वेक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर को हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमने जब ड्रॉ किया तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। देन स्केलर मल्टीपल इज वेक्टर हुज लेंथ, जिसकी लेंथ होगी वो k टाइम्स द लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए के टाइम वहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। एंड हुज डायरेक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दी के, तो उसकी डायरेक्शन भी के पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो कैसे डायरेक्शन डिपेंड कर रही होती है और मैग्नीट्यूड कैसे इंक्रीज होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहली इसमें जो सी कंडीशन है जो कि यहाँ पे शो की गई है, इफ के इज इक्वल टू जीरो, तो अब के हमारे पास जीरो होता है तो के इंटू ए, तो हमारे पास क्या होगा, जीरो किसी भी नंबर से या किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास नल वेक्टर को शो कर रहा हो। तो यहाँ पे देखेंगे नल वेक्टर शो किया जा रहा है। तो नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हम कहते हैं कि इफ के इज पॉजिटिव, मतलब के इज ग्रेटर देन जीरो, कोई भी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव के को ए के साथ, ए वेक्टर के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, वो वेक्टर का मल्टीपल आएगा। लेकिन इसमें एक चीज का देखना होता है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो वो कैसे पता चल रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो वे वेक्टर हमारे पास ये शो कर रहा था जो कि एक सिंगल लेंथ में था, तो अगर मैं ए वेक्टर को टू मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास डबल हो जाएगी उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहनी है। ठीक है, विद एन एंगल ऑफ थीटा ए ही रहेगा, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके थर्ड प्रॉपर्टी की तरह, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, जो कि इफ के इज लेस देन जीरो, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे के जो सा है वो नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो अगर इस नेगेटिव नंबर को मैं ए के साथ, ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे शो किया जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, क्योंकि एक नंबर स्केलर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो सी है वो भी चेंज होती है। जिस हमने पहले देखा था उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज होगी विद नेगेटिव साइन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन इसकी जो सी हमने मल्टीप्लिकेशन की विद नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास डबल हो गया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.5, जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने देखना है कि हमने अब कैसे वेक्टर को रिजोल्व करना है या उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जी, अब चलते हैं 2.5 टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है उसके कंपोनेंट्स में, मतलब डिवाइड किया जाता है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर
इनटू टू और मोर वेक्टर्स। तो हम एक वेक्टर को उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो मतलब उसको रिजॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दी वेक्टर्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो जो वेक्टर हमें हासिल होगा, उसके बाद वेक्टर्स हासिल होंगे, वो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उस वेक्टर के, जो कि ओरिजिनल वेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो कंसीडर देयर इज अ वेक्टर। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ए वेक्टर ग्रीन लाइन से यहाँ पे शो किया जा रहा है। इसी तरह हम चलते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब हम ड्रॉ करते हैं और उसमें वेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओपी लाइन से। तो यहाँ पे देखेंगे ओ लाइन और पी को ज्वाइन किया तो हमारे पास ओपी लाइन आ गई, जो कि ए वेक्टर है। तो उसके बाद हम चलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी पी। तो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू लाइन से जो शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली। उसके बाद हम चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ। तो वाई एक्सिस विच मीट्स दी एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q एंड S। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर मीटअप हो रहा है वो Q पे मीटअप हो रहा है। इसी तरह जो परपेंडिकुलर मीटअप हो रहा है ऑन वाई एक्सिस, तो हमारे पास S पे मीटअप हो रहा है। तो ये हमारे पास दो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आ रहे हैं, Q एंड P। तो इसी तरह हमने इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास जो वेक्टर आएगा O से लेके Q तक, इसी तरह हमारे पास O से लेके एस तक। तो ये हमारे पास दो इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ओ एस एंड ओ क्यू, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर ए। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, जिसे हमने बताया था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो एक्सिस हैं, ठीक है, तो हमारे पास आई और जे कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है ए वेक्टर को, तो हमारे पास एक्स ए एक्स आई, जो कि होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड ए वाई जे, जो कि हमारे पास होगा y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको दो वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो नाउ मूविंग टूवर्ड हमारे पास यहाँ पे 2.5.1 टॉपिक, जो कि सब टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ वेक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास वही फिगर यहाँ पे ड्रॉ की गई है, जिसमें ए वेक्टर था। ए वेक्टर में हमने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स आया था और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ए वाई था। इसी के पैरेलल में हम अगर देखें तो ए वाई को यहाँ पे भी ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ए वाई इस साइड पे भी है, जो कि वाई एक्सिस पे है, और उसके पैरेलल में ड्रॉ किया जाए तो ए वाई यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ए एक्स जो कि एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी हमारे पास शो किया जा रहा है। उसी तरह हमारे पास उसके पैरेलल में अगर देखा जाए तो हमारे पास ए एक्स यहाँ पे भी शो किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो कि हमने डिवाइड किए थे, ठीक है। और हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, उसके दो कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं राइट एंगल के मुताबिक। तो अभी देखेंगे जो थीटा ए बन रहा है विद एन एंगल, ठीक है, जो कि वेक्टर ए का है। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन यूज करने हैं, जिसमें हमने पहला यूज किया cos थीटा। तो cos थीटा अगर मैं यूज करूं, तो आपको पता है जो cos थीटा होता है वो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास इसके साथ क्या होता है, तो मैं इस चीज को भी क्लियर यहाँ पे करता जाऊं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो थीटा के साथ वाली टर्म होती है, जो लाइन होती है थीटा के साथ वाली, तो वो हमारे पास बेस कहलाती है, ठीक है। इसी तरह थीटा के जो सामने होता है, थीटा के जो सामने लाइन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा के सामने हमारे पास ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मूविंग टूवर्ड हमारे पास जो 90 के सामने होता है, 90 हमारे पास हमेशा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसके जो सामने देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा जब मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, जो कि ए एक्स है, ठीक है। ए एक्स हमारे पास बेस है, तो यहाँ पे मैंने ए एक्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं जो इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आता है, वो हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, तो हमने यहाँ पे ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम साइन थीटा कहते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, तो जो हमें शो किया जा रहा है जो कि y कंपोनेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसी तरह हाइपोटेन्यूज जिस तरह हमने cos थीटा में लिखा था a वेक्टर होता है, तो यहाँ पे भी हमने a वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमने इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। तो री अरेंज किया जाएगा इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, तो हम री अरेंज करते हैं। ए एक्स फाइंड करेंगे, ए एक्स यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो जो ए है वो दूसरी साइड पे ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे शो किया जा रहा है a cos थीटा। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि हमारे पास साइन थीटा को हम रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास जो a वेक्टर है ये दूसरी साइड पे a साइन थीटा बन जाएगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे a साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ए वाई के, जो कि यहाँ पे है। तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा और ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो हमारे पास ए एक्स के बराबर होता है, ठीक है, जो कि उसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, विद हमारे पास जो सा होगा उसके आई कंपोनेंट होगा, जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन को, प्लस ए की हमारे पास वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में उसका जे कंपोनेंट, तो जहाँ पे उसका जे कंपोनेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो विद द एरो हेड जो कि टॉप पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इसमें मैंने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू पुट करनी है और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए एक्स की वैल्यू मैंने रिप्लेस की, ए वाई की वैल्यू रिप्लेस के लिए विद यूनिट वेक्टर आई एंड जे। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें वहीं से शो की जा रही है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे जिसमें हम मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को देखेंगे। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमने जिस तरह पीछे प्रीवियस में डिस्कस किया था कि हमने ए वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, ए एक्स में और ए वाई में। तो अब हमने देखना है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दोज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उस कंपोनेंट की मदद से हम कैसे उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी लिया और हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी लिया। तो जब हमने स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल किया, ठीक है, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर लिया, इसी तरह हमारे पास क्या आया, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखने हैं कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो मैंने जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि वो वेक्टर ए था, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर के सामने होता है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए को यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया हाइपोटेन्यूज की जगह, जो कि मैग्नीट्यूड को शो करता है। मैंने जिस तरह प्रीवियस भी बताया था कि मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर का रिप्रेजेंट करना हो तो हमने यहाँ पे दो बार लगानी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मैग्नीट्यूड शो किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बेस। बेस का स्क्वायर क्या है, ए एक्स बेस था हमारे पास, जो कि किसी भी एंगल के साथ थीटा के साथ जो लाइन मौजूद होती है, एक्सिस मौजूद होता है, उसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस बन रही है वो ए एक्स स्क्वायर बनेगा क्योंकि बेस का स्क्वायर है। उसके बाद फर्दर ऑन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आता है, ए वाई कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे ए वाई का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी यहाँ पे था, तो इसलिए ए वाई का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मेथड है जो कि हमने मैग्नीट्यूड को यहाँ पे सिंपली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने कर लिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को जब मैंने रिप्रेजेंट करना होता है तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास थर्ड जो सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट थीटा, जो कि टैन थीटा भी कहते हैं जिसे, तो वो हम यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा जो सा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम इसकी प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आते हैं, हमने जस्ट फिजिक्स में इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होती है, तो वो हमने देखना है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने बताया था कि ए वाई कंपोनेंट
जो परपेंडिकुलर होगा वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो बेस कंपोनेंट होगा वो AX होगा, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसका बेस कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो अगर मैंने यहाँ से थीटा निकालना हो तो थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो tan को दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स करना पड़ेगा। तो मैंने tan को दूसरी साइड पे लेके इन्वर्स कर दिया। तो tan इन्वर्स ऑफ AY ओवर AX, तो ये हमारे पास थीटा यहाँ पे यूज हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AY ओवर AX। तो यहाँ से हम इजीली इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज कंपोनेंट्स। तो हमारे पास इन कंपोनेंट की मदद से मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने देखा कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है बाय स्केलर क्वांटिटी। और इसी तरह हमने आगे देखा कि हमने एक वेक्टर को अगर किसी भी एंगल से ड्रॉ किया जाए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए, तो उसको हम कैसे उसको स्प्लिट करते हैं, उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं उसके कंपोनेंट में। तो यहाँ तक हमने उसका मैग्नीट्यूड भी देखा और डायरेक्शन भी देखी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।